हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर जो कि सिविक्स है आपका पावर शेयरिंग, इसके बारे में बात की थी। आज हम इसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बात करनी थी। फर्स्ट है आपका बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में जानना था कि बेल्जियम का और श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो क्या है। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो आज में हम देखेंगे कि जो रूल्स थे उनकी गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या डिसीजन लिया अपने लोगों के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। श्रीलंका में क्या हुआ था या बेल्जियम में क्या हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में कि पावर शेयरिंग के फॉर्म्स कितने होते हैं। और लास्ट में बात करेंगे कि जो पावर शेयरिंग है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो क्या है, मेजर ट्रेड्स इन श्रीलंका एंड एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था। तो पहले बात करते हैं हम मेजर ट्रेड्स इन श्रीलंका। मींस श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए ऐसा क्या किया कि वहां पे सिविल वॉर हो गया था। दोनों जो कल्चर थे, दोनों जो कम्युनिटी थी, जो तमिल स्पीकर और जो सिहाला स्पीकर थे, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, है ना, बहुत हजारों लोग मारे गए थे इसमें। तो हुआ क्या था, ऐसा उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया उसके बारे में जानते हैं। तो हमें मालूम है श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था, है ना, ब्रिटिशर्स से। एंड इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिहाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और 1956 में क्या किया, उनकी गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया जिसमें क्या था, जो सिहाला लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया। क्योंकि इन्होंने इस मेजोरिटी को देखा, है ना, कि वहां के जो लोग थे उसमें कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है ना। तो वहां सिंपल सी बात है कि लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि वहां पे जो सिहाला स्पीकर थे वो ज्यादा थे, सियालीस ज्यादा बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिहाला लैंग्वेज को ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर लिया। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो फेवर सिहाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हुआ करती थी, गवर्नमेंट जो अपने अपने नई नई पॉलिसीज लेके आया करती थी, वो जो है केवल सिहाला स्पीकर्स को ही, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पोजीशन के बारे में हो गया या गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हो गया, केवल वो सिहाला स्पीकर को ही प्रमोट करते थे। एंड क्रिएट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जिसमें वो बुद्धिज्म को, मींस एक सिंगल रिलीजन को वो आगे बढ़ाना शुरू कर रहे थे ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे बुद्धिज्म को और उसको आगे प्रमोट भी कर रहे थे। अब जब ऐसा होगा, जब हम किसी एक पार्टी के लिए या सॉरी एक किसी कम्युनिटी के लिए हम ज्यादा आगे बढ़ाएंगे और दूसरी कम्युनिटी को हम नीचे धकेलेंगे, क्या होगा, वहां कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। वही हुआ, क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वुड प्रमोट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। अब हुआ क्या था कि श्रीलंका में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं हो, है ना, जिनके पास पावर है या नहीं है, जितनी भी पार्टीज थी सारी वो सिहाला स्पीकर्स की थी। मतलब वहां के जो मेन जो लीडर हुआ करते थे उन पार्टीज के, वो सब सिहाला स्पीकर्स थे। तो जो श्रीलंकन तमिल थे वो ये मानते थे कि अगर मान लो कि हम किसी भी एक पार्टी को जिताते भी हैं, उसको वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं कैसे भी, और जिताते हैं उसे, तो फिर भी वो अपनी लैंग्वेज को या अपने कल्चर को ही, जो कि उनका सिहाला लैंग्वेज है उनको ही वो क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो उनसे जो श्रीलंकन तमिल थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डज नॉट गिव देम अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स एंड डू नॉट गिव देयर पॉलिटिकल राइट्स। तो उन्हें ये पता था कि कोई सी भी पार्टी जो है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, वो उनके लिए उनके राइट्स या उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके बारे में नहीं सोचेगी। इससे क्या हुआ, इन 1980s पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो अब इससे क्या हुआ, जो वहां के लोग थे, है ना, जो श्रीलंकन तमिल थे, उन्होंने क्या बोला कि अगर आप हमें ऐसा नहीं कर रहे हो तो हमें श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट है
उसमें हमें एक अपना अलग स्टेट दो, जिसमें हम हमारी अलग से खुद ही हमारे लीडर्स होंगे सारे, जिनको हम लोग इलेक्ट करेंगे और जो हमारे बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट के बारे में बात करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, बहुत सारे मूवमेंट किए थे, और मूवमेंट में गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लाठी डंडे चलवा दिए थे, है ना, जिससे बहुत से लोगों की डेथ हुई थी, हजारों लोग मारे गए थे इसमें। तो ये बात है अपनी श्रीलंका की। श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग थी उन्होंने किसके हिसाब से किया? मेजोरिटी के हिसाब से, है ना। जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है उसको फेवर किया, और जो माइनॉरिटी में है उसको एक तरीके से साइड से हटा दिया, उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, है ना। आगे बात करते हैं बेल्जियम के बारे में, देखते हैं बेल्जियम में क्या हुआ था। बेल्जियम में कुछ एकोमोडेशन का, है ना, एकोमोडेशन नाम की पॉलिसी को अपनाया गया। इसमें क्या हुआ, बेल्जियम में वहां की गवर्नमेंट ने 1970 से 1993 के बीच में देखा जाए, मतलब करीब 23 इयर्स में, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, अमेंड भी संशोधन किया, उसमें गलतियों को सुधारा, चेंज किया, बदलाव किया, जिससे कि वहां की जो पूरी पॉपुलेशन है, जो पूरे, चाहे वो डच हो या फ्रेंच हो, वो आराम से मिलके पीसफुली रह सके। इसके लिए उन्होंने 4 बार अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव किया। क्या था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया था नंबर्स ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन नंबर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो मिनिस्टर्स होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें फ्रेंच मिनिस्टर्स, मतलब जो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन होंगे या मिनिस्टर्स होंगे, और जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उनका जो नंबर होगा वो इक्वल होगा, मींस काउंटिंग में वो बराबर बराबर होंगे। सेकंड क्या किया उन्होंने, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना। तो जो 2 अलग अलग रीजन थे इस बेल्जियम में, उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कुछ पावर्स को डिवाइड कर दिया वहां के स्टेट गवर्नमेंट में, है ना। जैसे कि वो अपने स्टेट के हिसाब से, यहाँ पे मतलब देखा था हमने कि एक जगह पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा रहते थे, एक जगह डच स्पीकर ज्यादा थे, तो दोनों के लिए वो अपने लैंग्वेज के हिसाब से उन लोगों के लिए वो डेवलपमेंट कर सके। थर्ड क्या था, ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल, जो बेल्जियम की कैपिटल है, उसके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। उन्होंने जो सेंट्रल है, जो वहां का सेंट्रल था, मतलब जो कैपिटल थी, सॉरी, ब्रुसेल्स, उसके लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई, जिसमें क्या था कि जो डच स्पीकिंग लोग, डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, उनका जो अमाउंट था या उनके जो नंबर्स थे वो क्या थे, इक्वल लगती है। और उन्होंने एक नई गवर्नमेंट को फॉलो किया, एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसको बोलते हैं हम कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है ना। तो ये जो गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा इलेक्ट की जाएगी, एक लैंग्वेज की कम्युनिटी। ऐसे मान लो कि डच स्पीकर थे, वो अपनी अलग गवर्नमेंट बनाएंगे, फ्रेंच स्पीकर जो है अपनी अलग गवर्नमेंट बनाएंगे। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसका काम क्या था, इसको क्या देखना था, केवल कल्चरल जितने भी इश्यूज, जो कल्चरल इश्यूज हुआ करते थे, या जो एजुकेशनल इश्यूज हैं उनके बारे में देखना, और लैंग्वेज रिलेटेड टू जितने भी हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज थे उन सब के बारे में कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी, है ना। तो बेल्जियम क्या कर रहा है, अपने लोगों को एक साथ यूनिटी में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है। देखा था हमने 1970 से 1993 में 4 बार अमेंड किया था। और श्रीलंका ने क्या कर दिया, श्रीलंका ने वहां सिविल वॉर करा दिया था वहां की गवर्नमेंट ने। ऐसे ऐसे लॉज बनाए, ऐसे कानून लेके आए थे, ऐसे नियम लेके आए थे कि वहां के लोगों में सिविल वॉर हो गया और वो आपस में लड़ने लगे, 1000 लोगों की डेथ हो गई। तो वहां की गवर्नमेंट ने थोड़ा गलत ही किया था, ठीक है। तो हमने श्रीलंका बेल्जियम के बारे में जाना है, थोड़ा आगे देखते हैं। तो है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज 2 स्टोरीज। अब इन 2 स्टोरीज के बारे में देखा हमने, श्रीलंका के बारे में, बेल्जियम के बारे में देखा, तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, श्रीलंका में और बेल्जियम में क्या हुआ है। तो हमने देखा कि श्रीलंका ने ऐसा कुछ रूल अपनाया जिससे मेजोरिटी वाला देखा था कि जो मेजोरिटी उनको फेवर किया था, तो वहां पे सिविल वॉर हो गया था। तो एक तरीके से वो बहुत गलत
तरीका था एक गवर्नमेंट को एक लॉ को चुनने का। और बेल्जियम में बहुत अच्छा कानून अपनाया। उन्होंने क्या किया, अपने जो लोग हैं उनको यूनिटी में रखने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया और लोगों में यूनिटी बनाए रखी, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो था अपना फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, मतलब पावर शेयरिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब जो पावर है वो 3 फॉर्म्स में डिवाइड की जानी चाहिए। किस किस में? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जानते ही होंगे, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया बात करें, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउसेज है ना। वहां पे जो जिनका काम क्या है, जिनका काम है लॉज को बनाना, है ना। हम ये बात नहीं करेंगे कि कैसे कितने परसेंट सीट से या कितने परसेंट का लोगों को मानना चाहिए किसी लॉ को बनाने के लिए। तुमने देखा होगा ये आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर वाला हुआ था, है ना। बहुत सारे अलग अलग लॉज में अमेंड करते रहते हैं अब भी, है ना, संशोधन होते हैं। 100 से ज्यादा ऊपर अमेंडमेंट देखा जाए तो अपने इंडिया में हो चुके हैं, है ना। 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हमारे इंडिया में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। तो ये चलता रहता है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? केवल लॉज को बनाना। फिर आता है अपना एग्जीक्यूटिव, जिसमें अपनी पुलिस वगैरह आ जाती है, जो क्या करेगी, जो लॉज बनाए हैं गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई करना है ना। और लास्ट है जुडिशरी, जैसे अपने इसमें कोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। मतलब जो लॉज बनाए हैं उनको अगर अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है, फिर उसके लिए जो भी पनिशमेंट होता है वो सब दिया जाता है। तो पावर जो है 3 तरह से डिवाइड की जाएगी, इसमें लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जुडिशरी इतनी अच्छी है, इसलिए भी अच्छी है, जैसे मान लो कि अगर कोई भी लॉ बनाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बनाती है और उसमें अगर कोई कमी निकलती है, तो हमारी अगर जैसे जो भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से उसको अमेंड करा सकते हैं, उसमें जाके कंप्लेंट हम कर सकते हैं, है ना। सेकेंड बात करते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, a general government for the entire country and the governments at the regional level, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, पावर जो होती है वो शेयर की जाती है अलग अलग लेवल पे। जैसे एक जनरल गवर्नमेंट होती है जो एंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए काम करती है ना। और एक गवर्नमेंट होती है जो रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे काम करती है। जैसे बात करें अपने यहाँ पे भी एक क्या होगी जो पूरे इंडिया पे काम करती है ना। जैसे और अलग अलग क्या होती है, अलग अलग स्टेट्स में भी गवर्नमेंट होती है, इनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे अगर बात करूं मैं से रेलवे वगैरह होता है ना, रेलवेज हो गए। तो ये रेलवे काम किसका है ना। रेलवे के बारे में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है रेलवे वगैरह के बारे में देखना, है ना। अब जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, हॉस्पिटल्स वगैरह का काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है ना, स्टेट गवर्नमेंट इनको देखती है। इसके बारे में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देखती। अगर बात करें बच्चों की एजुकेशन के ऊपर की बात करें, एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो एजुकेशन जो है वो दोनों के हाथ में आ जाती है। एजुकेशन को हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है, किसी स्टेट में कैसी एजुकेशन पॉलिसीज आएंगी, क्या रहना है, वो सब हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है और साथ में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है ना। तो ये जो है दोनों के हाथ में है, इसको दोनों ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो पावर को क्या किया, डिवाइड किया गया, चाहे वो स्टेट लेवल में हो, सॉरी सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों मिलके करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है। थर्ड है, पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना। पावर को जो है कुछ ऐसे डिवाइड किया जाए, जैसे रिलीजियस मींस धर्म के आधार पर, मतलब जिसमें कि अपने धर्म को लोग आगे बढ़ा सके। जैसे आपने देखा होगा अपने इंडिया में भी क्या होता है, जो माइनॉरिटी में है ना, मेजॉरिटी का तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो माइनॉरिटी में है वो लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा माइनॉरिटी में से अपने यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, है ना, मुस्लिम्स क्या है माइनॉरिटी में आते हैं। तो ये लोग तुमने देखा होगा मदरसे होता है, मदरसे में केवल इनके
रिलीजन के बारे में पढ़ाई जाती है। हिंदू धर्म में तुमने कुछ नहीं देखा होगा कि हिंदू धर्म का कोई एक स्कूल है, क्योंकि हम लोग मेजोरिटी में आते हैं, है ना। तो माइनॉरिटी में क्या होता है, कोई भी माइनॉरिटी जो भी रिलीजन है वो अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल्स कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लिखा हुआ है, आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना। आगे बात करें तो, और हाँ, लैंग्वेज के लिए भी वो प्रमोट कर सकते हैं जो माइनॉरिटी में है अपने इंडिया में भी और वो कहीं पे भी। आगे बात करें, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट है जो अभी रूल कर रही है, मतलब जो अभी सत्ता में है, उसके बारे में अगर मान लो वो कुछ गलत करती है तो हमें क्या करना है, जो जितनी भी पार्टीज होंगी वो मूवमेंट्स कर सकते हैं उनके खिलाफ, है ना, कि ये गलत कर रहे हैं, इसको सही करना है ना। इस तरह से क्या रहता है कि जो गवर्नमेंट जो भी रूल कर रही है, मतलब जो भी सत्ता में है पार्टी अपनी, वो केवल अपनी मर्जी नहीं चला सकती, अपनी मन के मुताबिक कुछ नहीं कर सकती वो, है ना। वो क्या रहेगी, थोड़ा प्रेशर में रहेगी और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, मनमानी नहीं कर सकती वो अपनी, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात किए। लास्ट अपना है पावर शेयरिंग के हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो वन बाई वन शुरू करते हैं। पहले एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में देखते हैं। पावर शेयरिंग के एडवांटेजेस क्या है। तो पहला है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलेटरली, है ना। तो पावर शेयरिंग के फायदे क्या है कि कोई भी एक कम्युनिटी है वो डिसीजन नहीं ले सकती है ना, अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। सेकेंड, इट इज रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ कंट्री इज ओनली पॉसिबल बाय रेस्पेक्टिंग फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ऐसा ये भी पता चलता है कि किसी कंट्री की जो यूनिटी है या उसका जो डेवलपमेंट है वो केवल ये नहीं कि हम किसी एक कम्युनिटी की फीलिंग्स को समझें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम अगर सारी कम्युनिटीज के फीलिंग्स को समझेंगे, उनको बढ़ावा देंगे आगे की तरफ, तभी हम एक देश में उसके डेवलपमेंट में आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं कंट्री में, है ना। और थर्ड पॉइंट देखेंगे, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। अगर हम मान लो कि हर कम्युनिटी के को रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स में वो होना बंद हो जाएंगे, है ना। फोर्थ पॉइंट, प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। जो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में उसको बढ़ावा देना, है ना, कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा करती है, हमारे खिलाफ कोई नए नए कानून लेकर आ जाती है, इससे लोगों को नुकसान होना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लोगों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में वो जरूरी है। और लास्ट पॉइंट है, डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रीनेस, है ना, मतलब मनमानी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, अपनी मनमानी नहीं करेगी कि हाँ हमें ये रूल बनाना है तो ये रूल बना दिया, लोग इसके लिए खिलाफ हम बोल सकते हैं, है। डेमोक्रेसी में यही रहता है कि हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं जाके कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी हमारे लिए गलत करती है तो, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है पावर शेयरिंग के। फर्स्ट पॉइंट है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क लीडिंग टू कंफ्यूजन। ओवरलैपिंग मींस क्या है, जैसे मान लो कोई एक काम है, जैसे हमने बात की थी अभी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो एजुकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के कंट्रोल में होती है। अगर मान लो ऐसी कंडीशन में कोई भी मान लो स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाहती है, कुछ नई पॉलिसीज लाना चाहती है एजुकेशन के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में कंफ्यूजन होगा, है ना। ठीक से दोनों आपस में बातें करेंगे इसके बारे में कि क्या रूल्स लेके आने चाहिए, क्या नई पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है। तो ओवरलैपिंग से थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन रहती है। सेकंड, हाई बजट एज मेनी पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू गवर्न डिफरेंट स्फेयर्स, दस एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, है ना। होता क्या है, अब सिंपल सी बात है, जब पावर शेयरिंग करेंगे हम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बहुत सारी गवर्नमेंट होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, जब गवर्नमेंट ज्यादा होंगी, लोग ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, उनको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा बजट चाहिए। और ज्यादा बजट होगा तो एक तरीके से देखा जाए नुकसान ही है ये अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। थर्ड बात करें तो ओवरलैपिंग रूल्स लीड टू करप्शन। अब करप्शन तो अपने इंडिया में
बहुत जम के ही रहता है, क्योंकि ओवरलैपिंग मीन्स कोई भी कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में के हाथ में भी आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी आते हैं। इससे क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। आगे बात करें तो अननेसेसरी कंपटीशन इन डिफरेंट रीजन, सॉरी, जो अलग अलग रीजन में है ना, अलग अलग देश के हिस्सों में, मान लो अलग अलग स्टेट्स में क्या हो जाता है, कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। मतलब मान लो कि एक गवर्नमेंट बोलती है कि हमने अपने राज्यों में इतना सब कुछ किया है, इस राज्य में नहीं हुआ है, तो वो कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो जिससे क्या है, देश का कुल मिला के नुकसान ही रहता है, लोगों का, नॉर्मल जो कॉमन लोग हैं उन लोगों का नुकसान ही रहता है, आम आदमी का। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था आपका डिसएडवांटेज ऑफ पावर शेयरिंग। चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। नेक्स्ट हम आगे आपका, पहले मैं सोच रहा हूँ मैथ को हम फिनिश करेंगे आपका, है ना, दिसंबर तक हमें मैथ एंड साइंस खत्म करना है आपका, तो वो शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है।